यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। गुड। फिर अंश ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और जैसे ही अपने मुंह में डाली, आना ने बढ़कर उसकी सिगरेट को उसके मुंह से निकाला और नीचे फेंक दिया। अंश और शिव दोनों हैरानी से देख रहे थे। आना ने कहा, आपको नहीं पता, पूजा के पहले इस तरह से सिगरेट या किसी भी बुरी चीज को हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर उसने गाड़ी से बोतल निकाली और खुद भी हाथ धोए और अंश को बोला, ये लीजिए, हाथ धोए और कुल्ला भी कीजिए। अंश तो हैरानी से आंखें फाड़े आना को ही देख रहा था कि उनकी भीगी बिल्ली कैसे आज शेरनी बनी हुई है, और शिव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। फिर आना ने शिव को देखकर कहा, आपने कहा ना कि आज की तो स्पेशल पूजा है, उनकी बहू भी है, तो हम इस पूजा में आपके साथ जरूर चलेंगे। फिर आना ने अपना सर झुकाकर कहा, यह सच है कि जो कुछ आपने हमारे साथ किया, हम उसके लिए अभी आपको माफ नहीं करेंगे, पर यह भी सच है कि आपने हमसे शादी की है और हम उनकी बहू है, तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा में आपके साथ जरूर बैठेंगे। शिव आना को देखता ही रहा। वो समझ सकता था कि आना इतनी आसानी से वो रात कभी नहीं भूल सकती। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो आना, और शिव वहां से ऊपर की तरफ चल दिए। अंश वहीं खड़ा रहा। आना ने जैसे ही देखा कि अंश के साथ नहीं है, वही गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा है और अपने फोन पर कुछ कर रहा है। आना ने शिव से कहा, यह अंश ऊपर क्यों नहीं आ रहे? तो शिव ने कहा, क्योंकि उसे इन सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो विश्वास नहीं रखता, इसीलिए हर साल पूजा में अकेला करता हूँ, वो नहीं आता। आना ने उसकी की तरफ हैरानी से देखा। बोली, पर ऐसा क्यों? मॉम डैड तो वो उनके भी थे ना? शिव ने कहा, हाँ थे, तो पर उसे इन सब कामों में कोई विश्वास नहीं। उसे लगता है ये पूजा और सब करने से तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। पर मॉम की आस्था बहुत थी भगवान के प्रति, इसीलिए उनका मन रखने के लिए मैं उनके साथ पहले भी आता था और पूजा में शामिल होता था, और आज भी उनके जाने के बाद भी। पर अंश पहले भी नहीं आता था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर मैं विश्वास ही नहीं करता तो मैं इस पूजा में भी नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरा विश्वास ना हो। फिर आना ने कहा, शिव आप ऊपर चलिए, हम बस 5 मिनट में आते हैं। शिव ने कहा, नहीं प्रिंसेस, तुम मेरे साथ ही चलोगे? तो आना ने कहा, तो फिर आप यही रुकिए, बस 5 मिनट। आना नीचे अंश के पास आई और बोली, आपकी मॉम डैड की पूजा हो रही है और आप उसमें नहीं बैठेगी? तो अंश ने कहा, क्योंकि एंजल, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। आना ने कहा, अंश आप भले ही विश्वास नहीं करते और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं जो हम आपको समझ पाए, पर आपने हमसे चर्च में शादी क्यों की थी जबकि कोर्ट मैरिज तो हो चुकी थी? तो अंश ने कहा, शिव की खातिर, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट मैरिज को नहीं मानता। तो उन्होंने आना ने कहा, अगर आप शिव की खातिर, अपने भाई की खातिर चर्च में जाकर शादी कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी खातिर ऊपर अपने मॉम डैड की पूजा में नहीं बैठ सकते? अंश आना को देखा ही रहा। आज पहली बार था आना ने इतने हक से अंश को कुछ बोला था। अंश ने कहा, कहाँ है एंजल? समझने की कोशिश करो, मैं आज तक कभी मॉम के साथ भी किसी पूजा में नहीं गया। तो आना ने कहा, शुरुआत तो कहीं से करनी ही होती है ना, तो आज ही से कम मेरी खातिर तो आप ऊपर चल ही सकते हैं। बस इतना समझ लीजिएगा कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ऐसा कैसे हो सकता था कि अंश अपनी एंजल की खुशी के लिए कुछ ना करे? उसने शिव की तरफ देखा और शिव आधी सीढ़ियों में खड़ा अंश और आना को ही देख रहा था। उसने ठंडी सांस भरी और फिर आना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। उसने कहा, चलो, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आना सच में खुश हो गए। फिर अंश उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से उसको ऊपर सीढ़ियों से ऊपर ले गया। आधी सीधी आने पर शिव ने अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है, चलो बा। शिव बोला, अच्छा हुआ, यू डिजर्व IT। अंश समझ गया कि शिव उसे चिढ़ा रहा है। तीनों ऊपर आ गए और ऊपर जाकर पंडित जी ने शिव को देखते हुए कहा, आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठ जाए। सिक्योरिटी ने आसपास सब जगह कवर कर रखा था, वो हर जगह नजर रख रही थी। और उन्होंने अंश को देखकर कहा, आपकी पत्नी कहाँ है, क्या वो नहीं आए? तो अंश ने कहा, यह मेरी ही पत्नी है। पंडित और मुखिया हैरान रह गए, तो उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें लगा यह उनकी पत्नी है। तो अंश ने कहा कि यह उनकी भी पत्नी है। अब तो उन दोनों के रंग उड़े हुए थे और आना अपना सर झुका कर खड़ी थी। शिव ने आना का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ा। अंश ने कहा, क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है? हम दोनों भाइयों की एक ही पत्नी है, क्योंकि हम दोनों एक ही लड़की से बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह से अंश ने बोला था और जिस तरह से वो पंडित को देख रहा था, पंडित ने डर के मारे अपना थूक गदका और अपने मन में बोला, मुझे क्या, भाड़ में जाओ तुम। से कहा, ठीक है, तो फिर हम पूजा शुरू करते हैं। शिव ने उसको घूर कर देखा कि अगर आया है तो तमीज से बात, क्योंकि अंश इरिटेट हो रहा था।
पंडित जी ने पूजा शुरू की। आना ने बड़े मन और लगन से वो पूजा में हिस्सा लिया। अंश भी पर आज सिर्फ एंजल की खुशी के लिए वो पूजा कर रहा था, पर उसके मन में भी कहीं ना कहीं अपने मॉम डैड को लेकर एक श्रद्धा थी और एक ही खुशी थी कि शायद उसकी मॉम आज जरूर खुश होगी, क्योंकि वो हमेशा उसे पूजा में आने के लिए कहती थी। पूजा होने के बाद पंडित जी ने सारे दान वगैरह जो करने की शिव को बता दिए। शिव के असिस्टेंट विशाल सब अरेंजमेंट कर दिया था। वो वहां से खड़े हुए तो मुखिया ने कहा कि मालिक, क्या आप गांव में नहीं आएंगे अपनी हवेली में? तो शिव ने कहा इस बार नहीं, पर अगली बार जरूर आएंगे अपनी बहन को भी लेकर। अभी हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। शिव ने अंश की तरफ देखा तो अंश ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने मुखिया को एक चेक दिया कि यह गांव की भलाई के लिए और स्कूल के लिए फंड है। आना नहीं रानी से शिव की तरफ देखा तो शिव ने कहा प्रिंसेस, दरअसल डैड ने यहाँ पर बच्चों के लिए चैरिटेबल स्कूल और अस्पताल सब खुलवाए हुए हैं, उसी के लिए फंड जाता है, इसीलिए तुम अपने हाथों से दो। आना ने वो चेक लेकर मुखिया जी को दे दिया। मुखिया जी और पंडित जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए। पंडित ने आना को बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि उसे आना बहुत प्यारी लग रही थी और शिव को भी। और अंश को देखते ही पंडित ने डर के जैसे ही अपना हाथ उठाया। अंश ने कहा क्या बात है पंडित जी, आपका हाथ अचानक कितना भारी हो गया जो आपसे उठाया नहीं जा रहा, कहो तो मैं उठा दूं। जैसे ही अंश ने ये कहा ने ये पंडित को कहा, पंडित जी ने बेटा कुछ नहीं, और उन्होंने अपना हाथ उठाकर अंश के सिर पर रख दिया। शिव ने अंश को कहा कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को काबू में रख। अंश ने शिव की तरफ घूर के देखा और बोला अपने काम से काम रख। तीनों वहां से निकल गए। वो नीचे सीढ़ियां उतर कर आ ही रहे थे। आना उन दोनों के बीच में थी और आगे पीछे सब सिक्योरिटी थी जो कि उन दो तीनों को कवर किए हुए थे। शिव अंश ने आना का एक एक हाथ अपने हाथ में पड़ा हुआ था। दरअसल अंश ने कोशिश की थी आना को उठाने की, पर आना ने मना कर दिया कि मंदिर की सीढ़ियां वो खुद उतर कर जाएगी। तो अंश से ज्यादा जोर नहीं दिया। वो तीनों अभी नीचे ही उतर रहे थे कि अचानक आना एकदम से चीखी और कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही शिव और अंश ने आना की तरफ देखा तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आना के सीने पर गोली लगी थी और खून ही खून बह रहा था और वो अचानक नीचे की तरफ गिरने लगी। शिव और अंश दोनों ने चीखे प्रिंसेस एंजल, और शिव ने जल्दी से आना को संभाला, गिरने से बचाया। अंश ने अपनी सिक्योरिटी को बोला जल्दी से कवर करो और उसे अपनी कुछ आदमियों को बोला उधर जहां से गोली की अशका थी। आना की सांसें बहुत तेज हो रही थी। एपिसोड 67। आना को सीने पर ही गोली लगी थी और शिव ने जल्दी से उसे गोद में उठाया। आना का खून बहुत बह रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। शिव ने जल्दी से आना को कहा सोना मत जान, सोना मत, आंखें खुली रखो प्लीज। शिव जल्दी से आना को गोद में लिए ही सीढ़ियां उतरने लगा। इधर अंश बुद्ध बनकर खड़ा शिव को देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आना पर थी और आना की सांस तेज हो रही थी। आज पहली बार ऐसा था जब अंश को बहुत डर लग रहा था। ऐसा तो उसे तब भी महसूस नहीं हुआ जब उसे अपने बारे में पता चला। इधर शिव ने जैसे ही देखा अंश वहीं खड़ा है, उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और कहा अंश जल्दी कर, क्या कर रहा है? अंश की बात सुनकर होश में आया और फटाफट सीढ़ियां उतरने लगा। सब जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। सब बॉडीगार्ड्स ने शिव, अंश और आना को कवर कर लिया था और आना बेजान सी शिव की गोद में थी और लगातार खून बह रहा था। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। शिव एक तरफ से आना को गोद में लिए बैठा, दूसरी तरफ से अंश बैठा और ड्राइवर को बोल जल्दी करो, 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। विशाल जल्दी से आगे बैठ गया और वो पूरा हॉस्पिटल में सारे अरेंजमेंट कर रहा था और हॉस्पिटल खाली कर रहा था। मुखिया जी और पंडित जी ने भी देख लिया था आना को गोली लगते हुए। मुखिया जी भी अस्पताल की तरफ ही दौड़े। इधर शिव और अंश के बॉडीगार्ड सब जगह उस आदमी को तलाश रहे थे। शिव बार बार आना को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर आना की आंखें बंद हो चुकी थी। शिव का कुर्ता पूरी तरह से खून से भीग चुका था और अंश कुछ भी कहने की हालत में ही नहीं था। वो चुपचाप आंखें सिर्फ आना की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर में ही गाड़ी हॉस्पिटल में पहुंची। शिव जल्दी से आना को गोद में लिए उतरा। अंश भी पीछे से उतरा, जल्दी से उस तरफ जाएगा जहां डॉक्टर और सारी टीम वेट कर रही थी। शिव ने आना को स्ट्रक्चर पर लेते और डॉक्टर उसे अंदर ले गए। डॉक्टर ने शिव और अंश को बोल दिया कि प्लीज आप बाहर ही रुकिए। लगभग 10 मिनट बाद आना अभी भी अंदर थी। अंश और शिव बाहर गुस्से से उबल रहे थे। शिव इधर उधर चक्कर काट रहा था, उसे चैन नहीं मिल रहा था और आज कुर्सी पर बैठा अपनी टांगे खोलकर सिर्फ पैर से जमीन पर टेप कर रहा था और शायद बहुत कुछ सोच रहा था। फिर वह एकदम से उठा और बाहर जाने लगा। शिव ने कहा अंश कहाँ जा रहा है? अंश ने कहा जयवीर को ढूंढने। शिव ने कहा तू कैसे श्योर है कि यह काम जयवीर का है? अंश ने कहा यह उसी का काम है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं, और हम यहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। शिव ने कहा पर वह आना को मारने की कोशिश नहीं करेगा, उसे पता है कि आना उसकी लास्ट होप है। अंश ने कहा कि नहीं, जब वो आना को छत से धक्का दे सकता है मारने के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। शिव चुप रहा और बोला बेवकूफी मत कर अंश, अगर जयवीर बाहर है उसके सर पर खून सवार है। तो अंश ने अपनी जलती आंखों से शिव को देखा और बोला अब एंजल के सामने मैं तभी आऊंगा जब तक ये जयवीर का काम तमाम नहीं कर लेता, और तेज कदमों से वहां से चला गया। शिव उसे जाता देखता ही रहा। शिव ने अपने किसी आदमी को फोन किया और बोला उसे पर नजर रखो। शिव को पता था कि अंश को इस वक्त कितना गुस्सा है और वह अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है और अपने आप को कहीं कोई नुकसान न पहुंचाए।
इसीलिए शिव ने अंश के पीछे भी आदमी लगा दिए थे ताकि वो उस पर नजर रख सके। इधर अंश सिक्योरिटी हेड जो जयवीर से मिला था ब्लैक डेविल को पकड़ने के लिए, अंश उस पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि यह सिक्योरिटी हेड जयवीर का काफी खास है और जयवीर को अगर इंडिया से बाहर भी निकालना है तो उसे इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि अंश शिव के आदमी इस वक्त एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सब जगह फैल गए थे तभी ताकि जयवीर बाहर ना जा पाए। और जयवीर सिक्योरिटी हेड को कांटेक्ट जरूर करेगा, यह अंश को पता था। अंश अपने आदमियों के साथ उसे सिक्योरिटी हेड की वेट कर रहा था। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर जा रहा था कि अचानक एक सुनसान रास्ते पर उसकी गाड़ी पर किसी ने हमला बोल दिया और ड्राइवर और जो 2 बॉडीगार्ड साथ में थे उनको मारकर सिक्योरिटी हेड को अपने साथ ले गए। एक बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, जैसे कोई बेसमेंट है। वहां पर उसे सिक्योरिटी हेड को बांधा गया था। वो इधर उधर देखकर चिल्लाना शुरू किया कि क्या कहाँ लाए हो मुझे और कौन हो तुम लोग। अचानक उसके सामने जो शख्स आया उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ब्लैक डेविल तुम? अंश खुद ब्लैक डेविल बनाकर सिक्योरिटी हेड के सामने आया था। अंश शिव दिखने में से एक ही थे और अंश ने वैसी ही गॉगल्स, कैप, मास्क सब लगाया हुआ था। वो जैसे ही सिक्योरिटी हेड के सामने बैठा उसकी टांगे डर से कंपने लगी। अंश ने वैसे ही अपनी भारी आवाज में कहा, क्या हुआ, डर गए? तुम तो मुझे पकड़ना चाहते थे। वो हेड चुप रहा, कुछ ना बोला और बोला, क्या चाहते हो तुम? अंश ने कहा, वैसे तो मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें और तुम्हारे उसे जयवीर को क्या सजा दूंगा पता नहीं, पर फिलहाल मुझे सिर्फ जयवीर का पता चाहिए। किसी भी कीमत पर और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना वरना। सिक्योरिटी हेड ने वैसे ही रो के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि जयवीर कहाँ है, मेरा उसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अंश ऊंची ऊंची हंसने लगा और चेयर से उठ गया और इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोलने लगा, सच में तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? सिक्योरिटी हेड ने ना में अपना सिर हिला दिया। तो फिर अंश ने कहा, फिर तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? सिक्योरिटी हेड ने कहा, मार डालो तुम अगर मुझे मारना चाहते हो, पर जयवीर कहाँ है मुझे नहीं पता। फिर अंश ने कहा, तुम्हें मारकर क्या होगा? तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी और तुम्हारा बेटा अनाथ, तो क्या फायदा तुम्हें मारने का। जैसे ही उसने बीवी और बेटा कहा, अब सिक्योरिटी हेड की हाथ कस गए। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तो अंश ने सामने ही एक एलईडी पर कुछ चला दिया। उस पर उसकी बीवी और बच्चा था और जिस पर कि कम से कम 4 से 5 लोग वैसे ही मास्क और टोपी डाले बंदूक ताने खड़े थे और वो दोनों रो रहे थे। उनका मुंह बंद था पर आंखों के आंसू और चेहरे का डर बता रहा था कि वो लोग कितना डरे हुए हैं। जैसे ही उसने अपनी बीवी और बेटे को इस तरह से ब्लैक डेविल के आदमियों के साथ देखा, वो चीखने लगा कि ब्लैक डेविल तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो अंश ने कहा, ब्लैक डेविल कुछ भी कर सकता है, अपने दुश्मनों को कितनी भयंकर मौत देता है। अभी तुम्हें इसका इरादा ही नहीं, अगर जरा सा भी एहसास होता तो मुझे और अपने देश से गद्दारी करने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे ही उसने बोला, गद्दारी करने की कोशिश नहीं करते। सिक्योरिटी हेड की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तो उनसे बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी बात की कोई नहीं पता? ब्लैक डेविल हूं मैं, सब इन्फॉर्मेशन रखता हूं। तुम ब्लैक डेविल को पुलिस के लिए नहीं पकड़वाना चाहते थे, बल्कि उसे उसकी कुर्सी से नीचे गिराकर उस जयवीर को उसकी कुर्सी पर बिठाना चाहते थे, ताकि तुम जो पुलिस की आड़ में इलीगल काम करते हो उसे रोकने वाला कोई ना हो और इंटरनेशनल लेवल पर तुम अपने उसे घिनौने और गंदे काम को बढ़ा सको। अब तो इस सिक्योरिटी हेड की चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि अंश को सब इन्फॉर्मेशन थी। सिक्योरिटी हेड ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम तो। ब्लैक डेविल ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने उसके सामने वो सबूत, वो फाइल रखी जिसमें कि उसे सिक्योरिटी हेड और जयवीर के बीच में डील हुई थी और साथ साथ वो सारे सबूत भी थे कि वो हेड बाहर के देशों में यहां से लड़कियां सप्लाई करता था। वो लड़कियां जो दूसरों की कैद से छुड़ाई जाती थी या और फंसाई, उनको बाहर के देशों में सिक्योरिटी हेड जयवीर की मदद से सप्लाई करता था और उसे पता था कि ब्लैक डेविल उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ब्लैक डेविल लड़कियों की सप्लाई में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता था और उसने हमेशा से ही बोला था कि अगर उसके अंदर या उसके साथ काम करना है तो ये काम लड़कियों की सप्लाई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो बिल्कुल नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और जो भी यह काम करता था ब्लैक डेविल उसको बहुत बुरी सजा देता था। ब्लैक डेविल की नजर थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इंडिया से काफी लड़कियां सप्लाई होती हैं, पर यह कौन करता है उसे यह नहीं पता था और इसीलिए उसने कई सौ लड़कियों को छुड़ाकर वापस इंडिया भेजा था। और इस सिक्योरिटी हेड के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था वो ब्लैक डेविल। इसीलिए वो जयवीर की मदद से उसकी कुर्सी से हटाना चाहता था और जयवीर खुद उसकी कुर्सी पर बैठना चाहता था, ताकि वो लोग कोई भी काम करना चाहे उनके रास्ते पर कोई भी ना आए। जैसे उसे सिक्योरिटी हेड के सामने सारे सबूत आए, डर से कांपने लगा, क्योंकि उसको पता था कि ब्लैक डेविल कभी भी इंडियन पुलिस या किसी इंडियन आर्मी से पंगा नहीं लेता और कई बार उसने इंडियन आर्मी की मदद भी की हुई है। इसीलिए वो अब तक इतना बेवकूफ था कि ब्लैक डेविल ये जानकर कि वो सिक्योरिटी हेड है उसको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देगा। लेकिन अब ये जानकर कि ब्लैक डेविल को सब पता है उसके बारे में, अब ब्लैक डेविल बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फिर ब्लैक डेविल ने उसे सिक्योरिटी हेड के सामने कुछ रखा। दरअसल यह वही सबूत की फाइल और पेन ड्राइव थी जिसमें कि वो सिक्योरिटी हेड लड़कियों की सप्लाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाकी के इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था।
उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी और सारे सबूत, और वह सारे सबूत एक आदमी लेकर उसकी बीवी के सामने बैठा था, उसने अभी उसे बताया नहीं था। अंश ने सिक्योरिटी हेड को बोला कि यह सारे सबूत 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी मीडिया में भी चले जाएंगे और तुम्हारे बीवी और बच्चे के सामने भी यह सारे सबूत खोले जाएंगे। फिर तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे बीवी और बच्चे जो तुम्हें अपना भगवान मानते हैं और तुम्हारा बेटा जो तुम्हें अपना आइडल मानता है, वो तुमसे कितनी नफरत करेगा ये तुम भी समझ सकते हो। अब तो उसे सिक्योरिटी हेड के पास कोई रास्ता ही नहीं था, उसकी आंखों से आंसू आ गए कि सच में उसका बेटा उसे आइडियल मानता था और हमेशा उसे बोलना था कि पापा मैं आपके जैसा पुलिस वाला बनना चाहता हूं जो हमेशा इंसाफ पसंद हो। उसके सामने अब उसका ये राज खुलेगा तो वो कितनी नफरत करेगा, और जो नफरत और जो जिल्लत उसे पूरे जनता से मिलेगी उसकी तो सोच से भी परे थी। फिर अंश ने कहा तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, जल्द से जल्द मुझे बता दो, वरना मौत तो तुम्हारी तय है। पर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे बीवी और बेटे के सामने ये पूरे सबूत रखे जाए और मीडिया को भी सारी जानकारी दी जाएगी, और फिर मीडिया और सारी जनता तुम्हारे बीवी और बच्चे का क्या हाल करेगी। ये तो तुम्हारी सोच से भी परे है, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इस देश की जनता खुद तुम्हारे बीवी और बच्चे को सजा देगी। अंश ने कहा मैं ये सारे सबूत सब कुछ मिटा दूंगा, सजा तो तुझे मिलेगी मिलेगी जो तूने किया है, पर उसकी सजा तेरे बीवी और बेटे को नहीं मिलेगी अगर तुम मुझे जयवीर का पता बता दो तो। और मुझे सिर्फ और सिर्फ जयवीर का पता चाहिए। तो सिक्योरिटी हेड ने कुछ सोच समझकर, क्योंकि उसे पता था अब वो ब्लैक डेविल के चंगुल से नहीं बच सकता। ब्लैक डेविल उसकी सजा देगा ही देगा, क्योंकि उसने न सिर्फ इंडियन पुलिस के साथ धोखा किया है बल्कि लड़कियों की सप्लाई जैसा घिनौना काम जो ब्लैक डेविल को बिल्कुल पसंद नहीं वह भी किया है, और साथ में उसे पकड़वाने का भी धोखा किया है। फिर सिक्योरिटी हेड ने कहा ठीक है मैं आपको बता दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अंश ने कहा बोलो, वैसे तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त करने के लिए तैयार नहीं, पर मुझे जयवीर जल्द से जल्द चाहिए, बोलो तुम। सिक्योरिटी हेड ने कहा तुम मेरे बीवी और बेटे को कुछ नहीं करोगे, इतना मुझे पता है कि तुम अब मुझे नहीं छोड़ोगे, पर प्लीज मेरे बीवी और बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं, उनको ये बात पता भी नहीं है। सिक्योरिटी हेड ने कहा मैं तुम्हें जयवीर का पता भी बता देता हूँ और आगे का प्लान भी, पर यह सारे सबूत अभी के अभी मेरे सामने मिटा दो। अंश ने एक जोर से थप्पड़ उसके गालों पर मारा और उसके बाल पकड़ते हुए बोला हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने अपनी यह शर्त रखने की। अगर मैं चाहूं तो जयवीर का पता भी चल सकता हूं, पर मुझे जयवीर जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी एंजल के पास जाना है और कसम खाई है जब तक इस जयवीर का काम तमाम नहीं करूंगा, अपनी जान के पास नहीं तो नहीं जाऊंगा, इसीलिए इंतजार नहीं कर सकता। वरना अगर मैं तुम्हारे बारे में ये सब पता कर सकता हूं तो उसे जयवीर के बारे में पता करने काम कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा मुझे। फिर अंश ओबरॉय ने कुछ ऐसा किया जिससे सिक्योरिटी हेड को देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से पटी की पटी रह गई। सिक्योरिटी हेड बोला एपिसोड 68। अंश ने अपना कैप मास्क गॉगल सब उतार दी और उसे सिक्योरिटी हेड के सामने बैठ गया। सिक्योरिटी हेड ने उसे से देखकर कहा कौन हो तुम, तो अंश हंसा और बोला अंश ओबरॉय। अंश ओबरॉय, जर्मनी के ओबरॉय ब्रदर्स के बारे में तो सुना ही होगा ना तुमने, वही जिसको ब्लैक डेविल के बाद तुम और वो तुम्हारा जयवीर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। फिर वो खतरनाक हंसी हंसने लगा। अब तो सिक्योरिटी हेड की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। उसने कहा तो तुम हो ब्लैक डेविल? अंश ने कहा ब्लैक डेविल तो कोई और है, मैं तो उसका भाई हूँ। तो सिक्योरिटी हेड ने कहा इसका मतलब तुम्हारा भाई शिव ओबरॉय ब्लैक डेविल है? तो उसने कहा हाँ शिव ओबरॉय ही ब्लैक डेविल है। तो सिक्योरिटी हेड ने कहा इसका मतलब जयवीर ठीक कह रहा था कि उसे ब्लैक डेविल का पता चल चुका है कि वो कौन है। तो अंश और बोला हाँ अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए, जल्दी बताओ कि जयवीर कहाँ है। अब तो तुमने खुद अपने मुंह से उगल दिया कि तुम्हें जयवीर का पता मालूम है। तो सिक्योरिटी हेड अचानक अंश की तरफ देखने लगा तो ऐसे अपनी एक आई विंक कर दी। उसने अपना आइडेंटिटी उसके सामने रिवील करके ये जता दिया था कि वो ब्लैक डेविल है। सिक्योरिटी हेड ने कहा प्लीज ये सारे सबूत बाहर नहीं आने चाहिए, वरना मेरी बीवी और बेटे का जीना मुश्किल हो जाएगा। अंश ने कहा जयवीर का पता बताओ, वरना फिर वो सिक्योरिटी हेड के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने कहा प्लीज वादा करो तुम ये सबूत किसी को नहीं दोगे, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो अंश ने कहा वादा, और अंश जो वादा करता है वो निभाता है, मैं ये सबूत किसी को नहीं दूंगा। ये सबूत वही रहेंगे जहां इन्हें होना चाहिए। सिक्योरिटी हेड ने जयवीर का पता बता दिया और सब उसका आगे का प्लान भी बता दिया कि वो क्या करना चाहता है। उसने अभी सिक्योरिटी हेड को नहीं मारा बल्कि वैसे ही वहां पर छोड़ दिया और अपने आदमियों को भेज दिया कि पता लगाओ कि यह सही भी बोल रहा है या नहीं। अंश के आदमी जैसे ही वहां से निकल गए, कुछ बॉडीगार्ड अंश के पास ही खड़े थे। अंश ने अपने सारे सोर्सेस से पता चला लिया था कि जो सिक्योरिटी हेड ने कहा है क्या वो सही है। अंश वही वेट कर रहा था, पर वो लगातार शिव के साथ फोन पर बना हुआ था और आना की कंडीशन पूछ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद अंश के आदमी ने बताया कि जिस जगह पर इस सिक्योरिटी हेड ने बताया है जयवीर वही है। दरअसल जयवीर इस सिक्योरिटी हेड की मदद से आर्मी के ही एक बेस कैंप में छुपा था जो कि काफी हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। इस सिक्योरिटी हेड ने जयवीर को इसीलिए वहां पर छुपाया था कि ब्लैक डेविल तो क्या कोई भी आ जाए, आर्मी के इस जगह का ना तो पता चला सकता है और ना ही यहाँ पर अटैक करने की कोई गलती करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडियन आर्मी उस ब्लैक डेविल का क्या हाल करेगी।
उसे पता था और वो सिक्योरिटी हेड होने के नाते आर्मी के बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी। इसीलिए उसने राजस्थान के ही प्रतापगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जयवीर को छुपाया हुआ था, क्योंकि जयवीर जब आना को धक्का देकर वहां से जब भागा था तो वो वहीं पर ही झाड़ियां के बीच ही छुप गया था। यह इलाका जयवीर का ही किया था और उसे सब पता था। वहीं पर एक बेसमेंट में ही बने अपने छोटे से रूम पर वो छुप गया था और उसने जैसे ही शिव को आना को ले जाते हुए देखा, उसने उसका पीछा किया था और फिर वो इस होटल के आसपास ही अकेला गाड़ी में ही इधर उधर नजर रख रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी काफी टाइट थी और जयवीर किसी के भी संपर्क में नहीं आ सकता था। दिखाने में वो भी हटा कर टट्टा काटा था और दिखने में बॉडी बिल्डर, पर ऐसी बॉडी का क्या फायदा जब वो किसी को छू ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो किसी को छुएगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए उसने सोचा कि वह बिना इन लोगों के सामने आए और बिना इन लोगों को छुए दूर से ही इन लोगों को मौत के घाट उतरेगा। और उसने ही इनका पीछा किया जब अंश होटल में आया। जयवीर की नजर उस पर थी, पर अंश अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ था। और फिर एक दिन पूरा ये तीनों होटल से नहीं निकले। जब दूसरे दिन भी निकले पूजा के लिए, तब भी सिक्योरिटी साथ में ही थी और जयवीर पल पल दूर झाड़ियां में ही बैठा इन पर नजर रख रहा था। इसीलिए उसने वहां से ही आर्मी की ही एक गन जो सिक्योरिटी हेड ने उसे दी थी, जो कि दूर तक वार करती थी, और उसकी एक गोली ही किसी को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। और इन सब में उसकी मदद इस सिक्योरिटी हेड नहीं की थी, क्योंकि उनके हाथ ब्लैक डेविल नहीं लगा था और इसको सिक्योरिटी हेड को भी ब्लैक डेविल चाहिए था किसी भी कीमत पर। अंश को जैसे ही पता चला कि जयवीर इस आर्मी बेस कैंप में है तो वो हंसा और बोला, प्लान तो तूने बहुत सॉलिड बनाया है, पर तूने क्या सोचा कि इस तरह से तुम सब लोग बच सकते हो हमारे हाथों। फिर अंश ने गांव के ही उसे मुखिया को से कांटेक्ट किया और बोला कि आर्मी में इस वक्त जो भी बड़े ऑफिसर हैं उनसे हमारी बात करो। जब आर्मी ऑफिसर से बात कराई गई तो उन्होंने भी माना कि हाँ, सिक्योरिटी हेड ने अपने ही किसी गेस्ट को यहाँ ठहराया है जो कि अपने इलाज के लिए आया है, क्योंकि उसे कोई छू नहीं सकता और वही यहाँ पर किसी जगह अपना इलाज कर रहा है। उसे आर्मी ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि हमें वो आदमी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि वो कौन है तो अंश ओबरॉय ने उसे सिक्योरिटी हेड की तरफ अपनी एक आई विंक की और बोला वो ब्लैक डेविल है। सिक्योरिटी हेड हैरान रह गया ये जानकर कि ब्लैक डेविल तो खुद ये दोनों भाई है, अब अंश है ये कि यह तो उसे नहीं पता, पर जयवीर ब्लैक डेविल नहीं है। उसे आर्मी ऑफिसर ने हैरानी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मुजरिम जिसे कि कितने देश की पुलिस ढूंढ रही है। तो अंश ने कहा, वही जिसे कितने देश की पुलिस ढूंढ रही है। ब्लैक डेविल इस वक्त आपके आर्मी बेस कैंप में है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। यह क्या है? अंश ने यह एक खेल खेला था, क्योंकि जयवीर ने कितने ही लोगों को बता दिया था, उसे यह नहीं पता था। पर इस और ब्लैक डेविल की आइडेंटिटी छुपाने बहुत जरूरी थी, क्योंकि अंश ने सोच लिया था कि शिव अब इस काम में आगे नहीं आएगा। अंश ओबरॉय यहां से ब्लैक डेविल की पोजीशन टेक ओवर करेगा, क्योंकि अंश को पता गया था कि ब्लैक डेविल के कितने दुश्मन हैं और हर जगह उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसे यह भी पता था कि अंश ऑलरेडी जर्मनी की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और शिव की छवि अभी तक बिल्कुल साफ सुथरी है, एक बिजनेसमैन की। अब आना उनकी जिंदगी में थी, इसीलिए उसकी और अपनी बहन की बेहतरीन जिंदगी के लिए उसने सोच लिया था कि शिव अब सिर्फ एक बिजनेसमैन रहेगा, जर्मनी का टॉप का बिजनेसमैन। और यह सारे इलीगल माफिया और गैंगस्टर से रिलेटेड काम अब अंश ओबरॉय देखेगा, क्योंकि अंश को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उसे लगता था वो तो वैसे भी। आर्मी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो अंश ने कहा, मैं आपको कुछ सबूत भेजता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी हेड इस ब्लैक डेविल के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करता था। और वो जो आदमी आपके यहाँ पर है, देश के अपने जयवीर नाम का शख्स, वही ब्लैक डेविल है जिसको कि पुलिस और आर्मी ढूंढ रही है। क्योंकि अगर अंश जयवीर के बारे में बताता भी तो भी जयवीर ठाकुर की काफी नाम था सब जगह और उसे काफी लोग जानते थे और वह अपनी पोजीशन से और अपनी पावर से आसानी से बच सकता था। लेकिन सिक्योरिटी हेड की सारी लीगल एक्टिविटीज बताने के बाद और यह बताने के बाद कि जयवीर ही ब्लैक डेविल है, आर्मी कभी भी उसको नहीं छोड़ता और आर्मी की पकड़ से बचना जयवीर के लिए नामुमकिन था। ये पूरा गेम, पूरा प्लान अंश का था। वो सिक्योरिटी हेड भी हैरान हो गया। उसने कहा, तुम इतने बड़े धोखेबाज कैसे हो सकते हो? अंश ने उठकर उसके जोर से बाल पकड़े और उसे देखकर बोला, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम धोखेबाज हैं? बल्कि धोखेबाज तो तुम हो। कितना बड़ा धोखा तुमने अपने देश के साथ ही किया, अपनी आर्मी के साथ, अपनी पुलिस के साथ और अपने देश के लोगों के साथ। तुम्हें क्या लगता है इस धोखे के बदले मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब जयवीर तो मेरी पकड़ में आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ तुम्हारे भी सारे काले कारनामों का चिट्ठा सब जगह खुलेगा। सिक्योरिटी हेड ने कहा, अभी तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और तो अंश ने कहा, ना कि अंश जो वादा करता है वो निभाता है। अंश हंसा और बोला, तो मैंने कहा ये सबूत दिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ये सबूत किसी को नहीं दूंगा, पर मेरा कोई आदमी भी नहीं देगा, यह मैंने नहीं बोला था। अब तो उसे सिक्योरिटी हेड की हैरानी को कोई ठिकाना ही नहीं था कि यह कितना बड़ा कमीना इंसान उसके सामने बैठा है। अंश ने कहा, देखो मेरे हाथ में तो कोई सबूत ही नहीं और मैं किसी को कुछ नहीं दिया, बल्कि तो वो आदमी है जो सिक्योरिटी हेड को वो सारे सबूत जा रहा है। अंश के ही वो आदमी ने वो सारे सबूत सिक्योरिटी हेड को दे दिए, उसकी सारी वीडियो भी भेज दी
और सब कुछ मेल भी कर दिया और एक आदमी यहाँ से निकल भी पड़ा, वो पेन ड्राइव और सारी फाइल्स लेकर, जिसमें की सिक्योरिटी हेड और जयवीर के काले कारनामों का चिट्ठा था। हालांकि यह कहीं भी बात साबित नहीं होती थी कि वही ब्लैक डेविल है, पर यह सबूत काफी थे इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए और जयवीर को हमेशा सलाखों के पीछे भेजने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद अंश के आदमी ने बताया कि जयवीर को आर्मी ने पकड़ लिया है। जयवीर को कोई छू नहीं सकता था, इसीलिए उसे बड़ी बड़ी जंजीरों में बांधकर उसके आगे और पीछे 3-3 आर्मी वाले चल रहे थे, बीच में लगभग 50 मीटर का फासला रखकर। और यह सारी लाइव अंश अपने फोन में देख रहा था और हंस भी रहा था, और उसे सिक्योरिटी हेड को भी उसके सामने लगी एलईडी पर सब कुछ दिख रहा था। और शिव ने भी देख लिया था कि किस तरह से जयवीर को कुत्तों की तरह और एक खूंखार मुजरिम की तरह आर्मी वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि मैं ब्लैक डेविल नहीं हूं। शिव ये देखकर अपने आप में ही हंसा और बोला, सच में अंश, तेरे इरादों को और तुझे मैं आज तक नहीं समझ पाया। जो तू करता है सबसे ही अलग करता है, किस तरह से कुत्तों की तरह उस जयवीर को ले जाया जा रहा है। अंश ने सारी मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि ब्लैक डेविल इंडिया में आर्मी के बेस कैंप में छिपा हुआ है और उसकी मदद सिक्योरिटी हेड कर रहा है। मीडिया में भी सारे सबूत जा चुके थे और पूरी मीडिया इस चीज को लाइव दिखाने और कवर करने के लिए पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी न्यूज थी यह कि ब्लैक डेविल इंडिया इंडियन आर्मी के हाथों पकड़ा गया। और तो और ब्लैक डेविल कोई इंडियन ही था, जो कि नोरन गांव का जयवीर ठाकुर था, और उसी ने ही अपनी मां का 2 दिन पहले ही कत्ल किया था और अपने खास आदमी राणा को भी मारकर भागा था। जयवीर ने अपनी छत पर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए थे, जिस पर की अंश की नजर पड़ चुकी थी, और अंश ने ही वो फुटेज को अपने हिसाब से एडिट करके मीडिया वालों को दिया। सिर्फ वही दिखाया कि जयवीर कैसे अपनी मां पर गोली चला रहा है। अंश और शिव का चेहरा और आना का चेहरा इसमें नहीं दिखता। और फिर जब जयवीर वहां से भागा, अंश ने वो सारी फुटेज अपने हाथों में लेकर उसको एडिट करके अपने पास रख ली थी, ताकि वह ताने पर हो इसका इस्तेमाल कर सके। इसीलिए वो शिव को आना के साथ भेजकर खुद बाहर ही था और यह सब काम कर रहा था, सब सबूत जुटा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जयवीर जब उनके हाथों निकला है तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, पर उससे पहले ही वो करना चाहते थे। पर इस तरह से जयवीर छुपकर आना पर गोली चला देगा, इस चीज की उनको भनक भी नहीं थी। फिर अंश ने कहा, अब मैं चलता हूं, मेरा काम हो गया। वो सिक्योरिटी हेड चिल्लाता रहा कि तुमने धोखा किया है, तुमने वादा करके तोड़ा है, तुमने कहा था कि तुम मेरे बीवी बच्चे को कुछ नहीं करोगे और यह सबूत किसी के आगे नहीं रखोगे। तो अंश ने कहा, तो मैं कहा अपना वादे से मुकर रहा हूं, मैंने तुम्हें कहा है कि मैं ये सबूत किसी के आगे नहीं रखे, बल्कि अब मेरे आदमियों ने वो सबूत दे दिए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। और रही तुम बात तुम्हारे बीवी बच्चे की, तो उनको तो मैं छोड़ रहा हूं। देखो, अंश ने एलईडी पर दिखाया कि उसके सारे बॉडीगार्ड्स ब्लैक डेविल के सब वहां से निकल चुके हैं और अब वो अपने सादे कब्जों में ही है, क्योंकि ब्लैक डेविल तो पकड़ा जा चुका था। तो उसके आदमियों का यहाँ पर क्या काम। अंश हंसा और बोला, अब पता चला तुझे अंश, ओबरॉय से पंगा लेने का नतीजा तुमने क्या सोचा इतना आसान होगा हमसे बच के निकलना। और फिर अंश उस हेड के पास आया और बोला, अंश, ओबरॉय हूं मैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं, तुम तो मेरे सामने चीज ही क्या हो। एपिसोड 69। अंश जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा, वो हेड चिल्लाया कि प्लीज मुझे भी मार डालो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। अंश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगा, बल्कि इस देश का कानून देगा, क्योंकि तुम उनके गुनहगार हो। अभी अंश वहां से निकला ही था कि अचानक करीब 10 मिनट बाद वहां पर पुलिस और आर्मी के कुछ लोग आ गए और उन्होंने उस हेड को पकड़ लिया और उसे बोला कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हमें मिल चुके हैं। अंश वहां से सीधा हॉस्पिटल आया, क्योंकि उसने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया था। अब ब्लैक डेविल आर्मी के हाथ में था और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी थी। इधर राणा को भी मारकर जयवीर के अड्डे पर पहुंचा दिया गया। अंश ने प्लान सारा चेंज कर दिया था। उसने अपने आदमियों को बोल दिया था कि राणा को जर्मनी मत ले जाओ और यहीं पर मारकर जयवीर के अड्डे पर फेंक दो। अंश जैसे ही अस्पताल पहुंचा, शिव उसका इंतजार कर रहा था। शिव ने अंश की तरफ देखकर कहा, तूने इतना बड़ा प्लान कब बनाया। अंश ने कहा कि वो बाद में पूछना, अब ये बता कि एंजल कैसी है। शिव ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने बताया है कि प्रिंसेस सब खतरे से बाहर है, पर लगातार कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही रहा है, जिससे कि वो बहुत वीक हो चुकी है और शायद मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी। इसीलिए हमें उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कब से वो लगातार कुछ ना कुछ सह रही है। अंश ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा जयवीर, और सारे दुश्मन पकड़े जा चुके हैं। शिव ने कहा, अंश तूने ब्लैक डेविल को क्यों पकड़वाया, आई मीन जयवीर को ब्लैक डेविल बनाकर क्या करना चाहता है। अब तो अंश ने कहा, अब नया किंग बनेगा माफिया का और वो होगा मैं। शिव हैरान रह गया। उसने कहा, अगर तुमने खुद पहले ही बना था तो तुमने मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों इन सब कामों में इन्वॉल्व किया। तो अंश ने कहा कि तुम्हें सब पता है, तुम्हें सामने रखकर मैं पीछे से सारे इलीगल एक्टिविटीज देख सकता था। तुम्हारी लिमिट थी, पर इस अंश ओबरॉय की कोई लिमिट नहीं थी। फिर शिव ने कहा, तो अब अगर तू ब्लैक डेविल बना तो अब क्या तुम्हारी लिमिट्स नहीं होगी। अंश कहता है, न्यू किंग न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर शिव ने कहा, पता नहीं तू क्या चाहता है, तू मेरी समझ से हमेशा से परे था। अंश ने कहा, ज्यादा मत सोच, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एंजल के बारे में सोच।
शिव ने कहा भी तो एंजल ठीक है, लेकिन उसे अब बहुत केयर की जरूरत है। अंश ने कहा कि का वो तो हम करेंगे ही, आफ्टर ऑल हमारी जान है। इधर आना को जैसे ही होश आया, वो दोनों भाई उसके पास खड़े थे। आना की आंखों में आंसू आ गए, फिर बहुत डर गई थी। शिव ने बड़े प्यार से उसके हाथ सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इतनी जल्दी कैसे तुम्हें जाने देते हैं प्रिंसेस, अभी तो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीनी है। आना की आंखों में आंसू थे। उसने इन दोनों भाइयों की अपने लिए केयर, प्यार और हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव पॉजेसिवनेस देख ली थी इन कुछ ही दिनों में। फिर अंश ने कहा, हम कल सुबह ही जर्मनी के लिए निकल रहे हैं, बाकी का इलाज एंजल का वही होगा। तो शिव ने कहा, पर अभी प्रिंसेस ठीक नहीं है अंश, एक डॉक्टर हमारे साथ जाएगा जर्मनी तक और फिर उसे वापस भेज देंगे, लेकिन एंजल को अब हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, इससे माहौल चेंज की जरूरत है। शिव भी उसकी बात को मान गया और दूसरे दिन वैसे ही अंश आना को बड़ी प्यार से अपनी गोद में उठाए अपने जेट की ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे शिव भी था और उनके साथ एक डॉक्टर भी जो कि आना को देख रहा था। हालांकि उस डॉक्टर ने बड़ी बार कहा कि वो बहुत बिजी है, पर अंश के सामने किसकी चलती। उसे बोल दिया था कि तुम चाहे कितने भी बिजी रहो, हमारे साथ तो जाना ही पड़ेगा। जर्मनी पहुंचने पर वो सीधा ओबरॉय मेंशन की तरफ चले गए। उन्होंने सनाया को बोल दिया था कि वो ओबरॉय मेंशन ही आ जाए। ओबरॉय मेंशन आने पर अंश वैसे ही आना को अपनी गोद में लिए अंदर की तरफ बढ़ा। यहाँ पर भी सारा स्टाफ फीमेल स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया था। आना जैसे ही मेंशन के अंदर आई, वो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेंशन तो फार्म हाउस से भी बड़ा था और वो आज पहली बार मेंशन आ रही थी। वो तो इधर उधर सब जगह देखते ही रही। फिर अंश ने कहा, क्या देख रही हो एंजल, तुम्हारा खुद का घर है। आना ने अंश की तरफ देखकर कहा, आपके कितने घर हैं? तो अंश हंसा और बोला, ज्यादा नहीं, बस जर्मनी के हर एक बड़े शहर में है, मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमें अपने ही घर में रहना अच्छा लगता है, होटल में नहीं, खासकर तुम्हारे उसे शिव को। फिर आना ने बड़ी ही मासूमियत से अंश से पूछा, आप लोगों के पास कितना पैसा है? अंश और शिव दोनों ने उसकी बात सुन ली थी, क्योंकि तब तक वो रूम में आ गए थे और अंश ने बड़े प्यार से आना को बेड पर लेटा दिया था। शिव हंसा और बोला, इतना कि तुम दुनिया की कोई भी चीज चाहो तो खरीद सकती हो बिना सोचे, जो भी तुम्हें चाहिए। आना जैसे ही कुछ पूछने वाली थी, अंश ने उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, अब थोड़ा आराम कर लो, मेरी एंजल बहुत थक गई होगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि सनाया दौड़ते हुए रूम में आ गई और उसने जैसे कि आना को देखा, उसने आते ही पूछा, क्या हुआ है इसे? अंश ने कहा, डॉन, तीव्र चोट है, भर जाएगी और अब ये बिल्कुल ठीक है। सनाया को बहुत फिक्र हो रही थी आना की। आना ने जैसे ही सनाया को देखा, उसने अपना सर झुका लिया, उसने उसे बिल्कुल बात नहीं की और सनाया को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। शिव और अंश को भी बहुत फील हुआ कि उनकी वजह से उनकी बहन को भी गलत समझा जा रहा है। सनाया थोड़ी देर आना से बातें करने के बाद चलेगी। हालांकि सनाया आना से कुछ पूछ रही थी, पर आना उसका सीधे से जवाब भी नहीं दे रही थी। फिर उसके जाने के बाद अंश आना के पास बैठा। शिव सनाया के साथ चला गया था, क्योंकि उसे कुछ पूछना था। उनकी एब्सेंस में कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें पता चलना चला था और वो सनाया से कुछ बात करना चाहते थे। अंश ने आना का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, हमें पता है कि हमने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं, और तुम शायद हमें पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाओगी। हमें मंजूर है, क्योंकि गलती हमसे हुई है, गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है और उसकी सजा भी हम भुगतन को तैयार है, जो सजा तुम दोगी। पर यकीन मानो, सनाया का इसमें कोई हाथ नहीं। उसने तो हमें यह भी नहीं बताया था कि किसी लड़की ने उसे फंसाने की कोशिश की है। वह अलीना नाम की लड़की थी और उसे भी लोग आना कहते थे और वह भी सनाया की दोस्त थी। अंश ने आना को सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से सनाया ने खुदकुशी करने की कोशिश की और वह लड़का को उन्होंने पकड़ा और उसी ने सब बताया और एलेना देश से भाग गई और उसे वहां से पढ़कर अंश और शिव के कब्जे में है अभी वह। आना हैरान रह गई। उसने कहा, क्या ये सच है? तो अंश ने कहा, विश्वास रखो ये सच है। फिर अंश ने उसे समझाया कि एक बात बताओ, मैंने तुमसे पहले भी एक बार पूछा था, शिव ने भी पूछा था कि आखिर क्या वजह होगी जो सनाया तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। तुमने तो कभी कुछ नहीं किया, बल्कि तुम तो सनाया की अच्छी दोस्त थी और तुमने और सनाया ने एक दूसरे की कितनी हेल्प की है कि हमें पता चल चुका है। जब एक दिन पहले कुछ नहीं हुआ तो आखिर में सनाया तुम्हारे साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे करेगी, जबकि वो खुद एक लड़की है और तुम भी तुमसे अच्छे से जानती हो, क्या वो ऐसा कर सकती है? आना सोच में पड़ गई, क्योंकि अंश जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था कि सनाया से उसकी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सनाया ये क्यों करेगी? आखिर इतना घटिया काम सनाया कैसे कर सकती है? फिर अंश ने उसके माथे पर होठ रखे और बोला, हमारी गलती है, तुम हमें सजा दो, पर सनाया को मत दो, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं। जिस तरह से बिना किसी गलती के तुमने सजा भुगत रही और तुम्हें बुरा लगा, इसी तरह से सनाया को भी बिना किसी गलती के तुम सजा दे रही हो। उसे बहुत बुरा लगता है जब तुम इस तरह से उसे रूडली बिहेव करती हो। आज पहली बार था जब अंश आना को इतने प्यार से समझा रहा था और आना अंश की आंखों में सच्चाई देख सकती थी। उसने पिछले ही दिनों देख लिया था कि वो उसको कितना प्यार करते हैं, बल्कि उसे बचाने के लिए अंश ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। गोली लगने के बावजूद भी उसने आना का हाथ नहीं छोड़ा और दर्द सहता रहा, पर आना को एक खरोच नहीं आने दे। और जब उसे गोली लगी तो वह दोनों कितना पैनिक कर गए थे। पहली बार होंगे उसने एक दोनों भाइयों को डरते हुए देखा था
और सिर्फ आना की वजह से उसे अभी तक नहीं पता था कि ब्लैक डेविल कौन है। उसे ये लगता था कि ब्लैक डेविल के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही शिव और अंश दोनों इंडिया आए थे, सिर्फ उसे बचाने के लिए। फिर अंश ने देखा कि उसकी प्यारी सी बीवी पर उसकी बातों का असर हो रहा है। उसने उसकी गालों पर हल्का सा किस की और बोला, अब ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, और जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना। सनाया ने कुछ भी नहीं किया, वो तो तुम्हें बचाने के लिए हमारे पास आई थी। उसे लगता था कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और उसे पता था कि हम ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। आना अंश की बातों को सोच रही थी। फिर अंश उसे वैसे ही लेटा कर ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर चला गया। नीचे आकर शिव सनाया से प्यार से बात कर रहा था और सनाया चुप करके नीचे मुंह झुका कर बैठी थी। बोलो सानू, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर से हम दोनों भाई यहाँ नहीं थे तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे कि तुम मुसीबत में पड़ो। अंश जैसे ही आया उसने सनाया को देखा और बोला, एक बार पहले भी तुम्हारी की गई गलती की सजा एंजल ने भुगती थी और अभी तुमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं बल्कि फिर से वैसी गलतियां। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? सनाया के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन शिव और अंश को थी शायद उससे बहुत कुछ ज्यादा हुआ था। फ्लैशबैक विराट को जैसे ही पता चला कि आना को शिव कहीं लेकर गया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गया क्योंकि उसने आना के लिए कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था और अब उसकी सजा सनाया को देना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से ही आना की जिंदगी में इतनी दिक्कतें आई थी। एक दिन विराट ने सनाया को अकेले बुलाया पर सनाया अकेले कहीं नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसके बॉडीगार्ड भी साथ में आए। विराट, सनाया तुम्हें बोला था ना अपनी बॉडीगार्ड को मत लाना। अरे अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया होगा ना? यस विराट, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर मेरे भैया मेरे बॉडीगार्ड के अलावा मुझे कहीं नहीं जाने देते। विराट, और मैंने सोचा था हम दोनों मस्ती करेंगे, खूब मस्ती। आज का दिन हम ट्रैकिंग पर जाएंगे। हाँ तो हम चल रहे हैं ना, जो हमारा प्लान बना है। वैसे भी ये बॉडीगार्ड से पीछे पीछे ही रहते हैं, कौन सा हमें कुछ कहते हैं। विराट, अरे यार तुम समझ नहीं रही, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इन कुछ दिनों में सनाया और विराट काफी करीब आ गए थे। विराट सनाया को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया था। हालांकि सनाया ने अभी ऐसा कुछ नहीं माना था कि वो विराट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो विराट को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती थी और उसे विराट एक बहुत अच्छा इंसान लगता था। विराट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, यह मेरे भैया का ऑर्डर है कि बिना बॉडीगार्ड के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर विराट ने कहा, ठीक है चलो। और यह सारी खबर अंश तक पहुंच रही थी कि सनाया कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, और बॉडीगार्ड उसके साथ है। फिर विराट, आई हैव ए प्लान। सनाया, क्या? विराट ने उसके कान में कुछ कहा। सनाया ने कहा, नहीं विराट, ये बहुत रिस्की होता। अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वो लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और फिर मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। विराट ने कहा, सनाया कुछ नहीं होगा, इतना सा विश्वास रखो मुझ पर। मैं बस चाहता हूँ कि तुम फ्रीली घूमो। क्या तुम फ्रीली नहीं घूमना चाहती जैसे दूसरे लोग घूमते हैं? हमेशा अपने ये चार बॉडीगार्ड के साथ रहती हो। तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ क्या है? हर चीज पर नजर रखी जाती है। सनाया ने कहा, पर वो मेरी भलाई के लिए ही है। तुम्हें तो पता है भैया के बहुत सारे दुश्मन हैं। फिर विराट ने कहा, मैं मानता हूँ सारी बात मानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी जिंदगी जियो बिल्कुल फ्रीली, जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, जैसे मैं जीता हूँ। देखो कोई रोक टोक नहीं, कहीं जाने के लिए कुछ परमिशन नहीं लेनी, बस गाड़ी उठाए और चलो। एपिसोड 70। पर विराट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मेरे भाइयों का विश्वास टूट जाएगा। सनाया, कुछ नहीं होगा, इतना डरो मत, बस थोड़ी देर की तो बात है, सिर्फ एक रात की। उसके बाद दरअसल विराट सनाया को कहीं ले जाना चाहता था, अकेले ट्रैकिंग करके एक जगह पर जहां पर वो ऊपर खुले आसमान में टेंट में रात गुजारी और आसमान में तारों का मजा ले सके और नेचर को एंजॉय कर सके। ये थी जर्मनी की हार्ट्स माउंटेन, जहां पर वो नेचर का मजा ले सकते थे और लग्जरी टेंट में रह सकते थे। और विराट नहीं चाहता था कि सनाया अपनी बॉडीगार्ड के साथ आए। उन लोगों ने हार्ट्स माउंटेन से लगभग पहले ही एक गेस्ट हाउस में रुके थे, जिसमें कि विराट ने रात को खाने में सब बॉडीगार्ड के कुछ नशीली दवा मिला दी थी, जिससे कि वो सारे के सारे बॉडीगार्ड ऐसे बेहोश हो गए थे। वैसे वो बहुत चौकन्ना, पर विराट ने ये खाना सनाया के हाथों भेजा था, इसीलिए उन्हें सनाया पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और एक और, उन्हें विराट पर भी शक नहीं था क्योंकि विराट सनाया के साथ काफी दिनों से था और ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी और विराट पर शक करने जैसा कुछ था ही नहीं। जैसे ही सब बॉडीगार्ड गहरी नींद में चले गए, सनाया और विराट वहीं से ट्रैकिंग के लिए उसे माउंटेन पर आ गए, जहां पर वह नदी के साथ साथ खुले आसमान का आनंद उठा सके और बिल्कुल पीसफुल एरिया था ये, बहुत ही सुंदर, जो कि सनाया भी कब से देखना चाहती थी, बट अकेले उसके भाई कभी नहीं जाने देते थे। और अकेले जाकर वो करती भी क्या, क्योंकि उसके भाई तो इतना काम में बिजी रहते थे। अब विराट ने जैसे ही प्लान बनाया, क्योंकि सनाया ने ही उसे एक बार बातों बातों में बताया था कि वो वहां जाना चाहती है, और वो लोग रात को उन्हें टेंट में रुके थे। और जैसे ही बॉडीगार्ड्स को सुबह होश आया, सनाया और विराट को वो ना वहां न देखकर वो इधर उधर ढूंढने लगे। उन्हें टेंशन होने लगी और उन्होंने अंश को सारी बात बता दी और शिव को भी। अंश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर तब इस वक्त आना हॉस्पिटल में थी और वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बॉडीगार्ड को बोला ढूंढो। थोड़ी देर बाद ही सनाया और विराट उसे गेस्ट हाउस में आ गए, पर सनाया की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उस लेडी बॉडीगार्ड ने बहुत पूछा,
सनाया ने कहा कि वह 1-2 बार ट्रैकिंग करते वक्त गिर गई है और वह आसपास ही गए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही निकले क्योंकि बॉडीगार्ड सो रहे थे। उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा, विराट ने ही बोला था उसको ये कहने के लिए। और अंश और शिव इसी बात का गुस्सा कर रहे थे। सनाया, जब तुम्हें पता था तो तुमने बॉडीगार्ड के उठने का वेट क्यों नहीं किया? सनाया, सॉरी भैया, वो मुझे लगा कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर विराट था मेरे साथ इसीलिए मैं उन लोगों के को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और विराट के साथ थोड़ा टहलने के लिए चली गई। माना विराट था, तुम उस पर विश्वास करती हो, हमने भी उसके बारे में पता कराया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तुझे एक बार बोलना है कि बिना बॉडीगार्ड के तुम बाहर नहीं निकलोगे तो इसका मतलब है नहीं निकलेगी। अंश, सनाया बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी गलती है तुम्हारी यह, और बहुत ज्यादा गलतियां माफ नहीं करता मैं। सनाया सहम गई जैसे अंश ने उसे बोला। फिर सनाया ने कहा, सॉरी भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अंश ने कहा, होनी भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारी दूसरी और आखिरी गलत गलती थी। अगर अगली बार ऐसा भी कुछ सुनने को आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें अच्छे से पता तुम्हारी सजा क्या होगी। सनाया, सॉरी भैया, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बिना बॉडीगार्ड के कहीं नहीं जाऊंगी। और अंश ने सनाया को धमकी दी थी कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो वो उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको घर पर बैठा देंगे और फिर वो ओपन से अपनी सारी स्टडी करेगी और बाहर नहीं निकलेगी। शिव और अंश उससे बात करने के बाद चले गए और सनाया अपने किसी ख्यालों में खो गई। इसी तरह से दिन बीतने लगे। लगभग 5 दिन बाद अब आना काफी हद तक सही थी और अंश और शिव ने उसकी केयर करने में कोई भी कमी नहीं रखी और आना अब काफी खुश लग रही थी क्योंकि अंश और शिव का प्यार उसे अच्छे से दिख रहा था। ऐसा प्यार, ऐसी केयर उसे कभी नहीं मिली जो उसे अब मिल रही थी। उसने अपने आप से कहा, पापा आप हमेशा ये कहते थे कि मुझे भी कोई इतना प्यार और केयर करने वाला जरूर मिलेगा, बिकॉज आई डिजर्व बेस्ट। और देखो, एक नहीं दो लोग मिले हैं। भले ही उन्होंने मेरे साथ जो भी किया बहुत गलत था और उसके लिए पता नहीं मैं कब उनको माफ कर पाऊंगी, पर यह बात भी सच है, उनका प्यार, उनकी केयर, उनका प्रोटेक्टिव होना, मुझे सब पता चलता है। शायद इस प्यार की कमी कब से थी, तरस रही थी बचपन से इस प्यार को जो मुझे आज मिला। आना इस वक्त अपने फोन पर अपने पापा की फोटो खोलकर बैठी थी। अंश और शिव ने उसे एक फोन भी ले दिया था और बोल दिया था कि वो किसी से भी बात कर सकती है क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि आना अब शायद उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आना उन दोनों को अपने लगी थी और यह बात अंश और शिव महसूस कर सकते थे। ऑफिस में अंश क्यों शिव कहता था ना मैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यही हमारी एंजल हमें टूट के प्यार करेगी, देख अब ये बातें सच हो रही है, अब तो तू मानता है ना मेरा हर प्लान सक्सेसफुल होता है। ये बात तो सही है कि आना धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, अब वो हमारे साथ खुश रहती है, पहले की तरह गुस्सा नहीं करती और नफरत नहीं दिखाई बल्कि अपनी बातें भी हमें कहती है। अभी तो वो सिर्फ खुशी दिख रही है, अभी थोड़े दिन बाद वो हमें अपना प्यार भी दिखाएंगे। वेटिंग फॉर दैट डे, बहुत प्यार करना चाहता हूँ उसे, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। शिवंश, अभी ऐसा कुछ मत करना, अभी उसे पर कोई जबरदस्ती नहीं थोप सकते और फिर अभी वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। जानता हूँ वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। शिवंश, डोंट यू डियर, जो तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अंश, शिव तू हमेशा मेरे काम में टांग क्यों अड़ता है? हमेशा मेरी खुशी जो मुझे मिलने वाली होती है उसमें तू रोड़ा बन अटकता है और मैं कोशिश करता हूँ कि तुझे तेरे हिस्से की सारी खुशियां मिले। शिवंश, तू अच्छे से जानता है कि तू मेरे लिए क्या है और तेरी खुशी मेरे लिए क्या है, बट जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है महाराज, अपने प्रवचन मत शुरू कर देना। पर अंश के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इधर आना और सनाया भी कॉलेज आई हुई थी और आना कॉलेज के बाद विराट के की ऑफिस में थी। विराट, आना तुम कैसी हो? मैं कब से तुम्हें मिलने के लिए तरस रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे मिले, और फिर मैंने सुना सनाया से कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें चोट लगी थी। आना, विराट, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और खुश भी लग रही हूँ, है ना? वही तो, तुम उन दोनों डेविल्स के साथ खुश कैसे रह सकती हो, इसी बात की चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ ये खुशी बिल्कुल नकली है। नहीं, विराट की खुशी बिल्कुल नकली नहीं है, बल्कि मैं भी हमेशा उन्हें गलत ही समझती थी। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो बहुत गलत था, पर वो एक गलतफहमी के चक्कर में था। विराट, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम उन दोनों भाइयों की तरफदारी कर रही हो। नहीं विराट, मैं उन दोनों भाइयों की तरफदारी नहीं करी, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया वो कोई नहीं कर सकता। क्या किया उसने तुम्हारे साथ जो अचानक तुम कुछ दिनों में ही इतना बदल गई? तुम्हारी नफरत, उनकी तरफदारी, और भी मुझे तुम्हारी आंखों में उनके लिए प्यार भी दिख रहा है। हाँ, सच कह रहे हो, पता नहीं प्यार है या नहीं, लेकिन हाँ, उन दोनों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उससे मुझे बहुत खुशी मिली। आज तक ऐसा प्यार, ऐसी केयर आज तक मिली, लेकिन उन लोगों ने पिछले कुछ ही दिनों में मुझे बताया कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हूँ किसी के लिए, कि कोई अपनी जान की परवाह किए बिना भी मेरी जान बचाए और मुझ पर आज भी ना आने दे। विराट, अब तुम पहेलियां मत बुझाओ, पर मुझे सच सच बताओ। फिर आना ने विराट को पूरी बात बता दी कि कैसे वो शिव के साथ लंदन गई थी और वहां से उसे किसी ब्लैक डेविल ने किडनैप किया और फिर वो उसे इंडिया लेकर गया और वो कैसे उसकी कैद से भागी और जयवीर की कैद में आई और फिर जयवीर से कैसे इन दोनों भाइयों ने उसे छुड़ाया।
उसने सारी बात विराट को बता दी। क्या क्या कह रही हो, उसे जयवीर ने तुम्हें पकड़ लिया था। हाँ विराट, उस जयवीर ने तो मुझे पकड़ा ही पड़ा, बल्कि वो तो मुझसे शादी भी करने वाला था। अगर शिव वहां थोड़ी देर भी नहीं आते तो वो जयवीर मुझसे शादी कर लेता, और तुम्हें पता है शादी से पहले उसने मुझे कितना टॉर्चर किया। विराट सारी बात हैरानी से सुन रहा था। उसने कहा, अब वो जयवीर कहाँ है? फिर आना नहीं उसे बताया कि जयवीर ही ब्लैक डेविल था। वो ब्लैक डेविल बन के घूम रहा था, मैंने न्यूज में सुना था, और उसे इंडिया की ही आर्मी बेस कैंप में पकड़ा गया है। यह न्यूज जानबूझकर आना को दिखाई गई थी ताकि उसका ध्यान ब्लैक डेविल से बिल्कुल हट जाए, क्योंकि वो बार बार शिव से पूछ रही थी कि आखिर वो ब्लैक डेविल की कैद में कैसे आए, जबकि वो तो शिव के साथ थी। विराट, ओ गॉड, इतना कुछ हो गया, और मुझे पता भी नहीं कितनी मुश्किल से तुम्हें वहां से निकला था। पर फिर भी आना, तुम इन दोनों भाइयों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? इन लोगों ने जो कुछ भी किया उसे कैसे भूल सकती हो? नहीं विराट, मैं भूल नहीं सकती, लेकिन ये सच है कि इन दोनों भाइयों की वजह से ही आज मेरी जान बची है। पहली बार उस जयवीर ने मुझे छत से धक्का देने की कोशिश की, और दूसरी बार उसने मुझ पर गोली चलाई। अगर शिव और अंश मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज तुम्हारे सामने इस तरह से खड़ी नहीं होती। विराट देख पा रहा था कि आना का शिव और अंश की तरफ झुकाव वो महसूस कर सकता था, और उसे ये भी पता था कि आना बहुत ज्यादा मासूम है। उसे बचपन से लेकर अब तक प्यार के लिए वो तरसी है, और यह प्यार और यह क्या ये दोनों भाई उसे दिखा रहे हैं, और इसी चक्कर में वो इन दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि जिस चीज के लिए हम बचपन से तरसे, अगर वो चीज अचानक हमें मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। विराट ने कहा, हो सकता है इन दोनों भाइयों की ही इसमें कोई चाल हो। इन दोनों ने पहले तुम्हें उसे ब्लैक डेविल से पकड़वाया, फिर जयवीर से, और फिर बचा के तुम्हारे सामने अच्छा बन रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है, आना ने कहा। अगर ऐसा ही होता तो अंश पर जयवीर गोली नहीं चलता। अगर ऐसा ही होता तो जो चीज मैंने तब महसूस की वो झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि जब मुझ पर मुसीबत आई थी तब इन दोनों भाइयों को सिर्फ और सिर्फ मेरी जान की परवाह थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और तो और ये दोनों मुझे बचाने के लिए इंडिया गए। जो चीज मैंने तब महसूस की वो झूठ नहीं हो सकती। अब विराट के पास कहने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि आना पूरी तरह से उन दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, और वो उसे ही बता रही थी कि ये दोनों भाई उसे कितना प्यार करते हैं। आना ने कहा, विराट तुम खुद सोचो, उन दोनों ने वो गलती जरूर की जिसका कि मुझे भी आज तक दुख है, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने मुझे कभी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। हाँ, अंश ने एक बार मुझे परेशान जरूर किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की, जबकि ये दोनों चाहते तो कब के मेरे साथ खेलकर मुझे छोड़ देते। उन्हें भी पता था कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनके सामने सर भी उठा सकूं। क्या कर लेती मैं, जब एक बार वो मेरे साथ गलत कर सकते हैं तो अगर बार बार भी करते तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि शिव तो अंश को भी रोकते हैं मुझे परेशान करने के लिए। अगर वो मुझे अपनी एंजल और प्रिंसेस कहते हैं तो एंजल और प्रिंसेस समझते भी है। और फिर सनाया ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो मैं ही गलत थी जो सनाया को गलत समझ बैठी। अब तो विराट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, तो तुम्हें उसे सनाया की गलती भी नहीं दिख रही कि कैसे उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की? तो आना ने कहा, नहीं विराट, मेरी ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सनाया ने मुझे फंसाने की कोशिश की, जबकि उसके पास तो ऐसा कुछ मोटिव ही नहीं जो वो मुझे फंसा सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सनाया तो 2 दिन पहले मेरे साथ थी और हम बहुत अच्छी हंस हंस के बात कर रहे थे, और एलेना नाम की लड़की ने सनाया के साथ बहुत गलत किया, और उसी नाम की एक गलती ने मुझे इन दोनों भाइयों से मिलाया। क्या ये प्यार है? अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।